तो बच्चों अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो पहले वो देख लीजिए प्लीज। उसमें मैंने आपको समझाया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, और कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि किसी ट्रांजैक्शन को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालेंगे, इन्वेस्टिंग में डालेंगे या फाइनेंसिंग में। फिर भी मैं बता देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती है जहां से मेनली रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है। इसके अंदर आता है सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेंटिंग ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप भी आ जाएगा। उसके अलावा और अगर हम बात करते हैं सारे ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। चाहे वो रेंट पे करना हो, सैलरी पे करना हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वेजेस हो, इंटरनेट हो, एडवर्टाइजमेंट हो, फोटो स्टेट के सब खर्चे हो, डेप्रिसिएशन हो, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं मेरे दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप लोग हमेशा ध्यान रखना, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो किसके अंदर आएगा मेरे दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल हमने कोई लैंड खरीदा है तो लैंड को परचेज करना, बिल्डिंग को परचेज करना, मशीनरी को परचेज करना, ये किसका पार्ट बनेगा, लैंड परचेज करना, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब किसमें बनेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और साथ में मैंने आप लोगों को समझाया था कि मेरे दोस्तों इस चैप्टर में आपको एक वर्ड ध्यान रखना है और उस वर्ड का क्या नाम है, सोर्स। सोर्स का क्या मतलब होता है, सोर्स का मतलब कोई चीज कहां से डिराइव हुई है। जैसे लैंड परचेज किया तो उसकी वजह से रेंट मिल रहा है, अगर आपने लैंड को रेंट पे दिया है तो। बिल्डिंग परचेज करिए, बिल्डिंग को रेंट पे दिया है तो रेंट मिल रहा है। या आपने किसी को लोन देना, लोन देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। याद करो मैंने आपको समझाया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली हमारी पोजीशन कैसे होती है, ऐसे पोजीशन है, हमारे पास पैसा खूब है, समझ आया नहीं है, तभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी हम फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, समझ आया। तो बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये सब क्या है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब मैंने शेयर खरीदे हैं, इन्वेस्टिंग, डिबेंचर खरीदे हैं, इन्वेस्टिंग है। शेयर खरीदने की वजह से डिविडेंड मिला और इंटरेस्ट, डिबेंचर खरीदने की वजह से इंटरेस्ट मिला, समझ आया। सोर्स वर्ड को जरूर पकड़ना। इसके बाद जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, हमारी पोजीशन कुछ ऐसे है, कंपनी नीड्स फंड्स, कंपनी को पैसों की आवश्यकता है, तो कंपनी पैसा रेज कर रही है, चाहे शेयर इशू करके पैसा रेज करे, चाहे डिवेंचर्स इशू, चाहे लोन लेके, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसा रेज करे। तो अगर कंपनी पैसा रेज कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब रेज करना भी फाइनेंसिंग है, सोर्स वर्ड को पकड़ना है, तो पेमेंट करना भी क्या होगा, फाइनेंसिंग। आपने शेयर्स इशू करे, कल को आप शेयर्स का रिडम्पशन करते हो या बाय बैक करते हो तो मेरे दोस्तों वो भी क्या बनेगा, फाइनेंसिंग। डिबेंचर्स इशू करे, आप डिबेंचर्स की पेमेंट करते हो, फाइनेंसिंग, समझ आया। लोन लिया, लोन की रीपेमेंट करते हो, फाइनेंसिंग। डिबेंचर्स इशू करे, इसकी वजह से यू आर पेइंग इंटरेस्ट, क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट, तो क्या है, फाइनेंसिंग। शेयर्स इशू करे, उसकी वजह से यू आर पेइंग डिविडेंड, तो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आया कुछ नहीं है, तो दिस इज द कांसेप्ट बच्चों, ठीक है। इस चीज को सभी बच्चे ध्यान रखना प्लीज। अब हम देखो सारा जो गेम है ना, सारी गेम है हमारी, वो है ऑपरेटिंग, मेहनत हमें ऑपरेटिंग में लगेगी। और एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के दो मेथड होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के दो मेथड होते हैं, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड कौन सा होता है, इनडायरेक्ट मेथड। एक मेथड कौन सा है, डायरेक्ट, और दूसरा मेथड कौन सा है मेरे दोस्तों, इनडायरेक्ट। तो अभी हम डायरेक्ट मेथड को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो एक मेथड यहाँ पर डायरेक्ट मेथड देखने को मिलेगा और दूसरा मेथड कौन सा मिलेगा, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट मेथड तो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में हमेशा कौन से मेथड मिलते हैं, डायरेक्ट। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में इनडायरेक्ट मेथड का नाम की चीज ही नहीं होती। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत ही आसान चीज है, समझ में आई या नहीं, अरे जल्दी से बताओ। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत ही है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इस तरीके से है, अच्छा टेबल पर वो है जो कैश अकाउंट बना है, हाँ जी बताओ, पैसा आया प्लस, पैसा गया माइनस, बस इतना आसान है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ नहीं देखना होता, पैसा आया प्लस कर दो, पैसा गया माइनस। इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मेथड में रिवर्स में P&L को यूज करके हम कैश का फ्लो निकालते हैं। तो थोड़े बड़े हो जाओ, हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले स्टार्ट किया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, किससे स्टार्ट किया है, इन्वेस्टिंग। तो ये काफी इजी था, इसीलिए सबसे पहले थोड़ा आसान से स्टार्ट करा। तो कुछ भी नहीं होता इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सिंपली क्या है, डायरेक्ट मेथड है। जवाब दो यार। और डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब होता है, बताओ सभी बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मेथड, बताओ। हाँ, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, बच्चों वाली चीज। डायरेक्ट मेथड का मतलब पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो, बस यही देखना हो। और ये मैंने आपको समझाई दिया कि इन्वेस्टिंग में क्या लेंगे, जवाब दो यार। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स,
अगर हम फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा। हाँ जी चलो जी, तो बच्चों हाँ भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाएंगे, ठीक है। बच्चों वाली चीजें इधर देखो, जो मैंने आपको समझाया है ना बस उसी को लिख दो सिस्टमैटिकली। बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, क्या आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों, बताओ। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और सोर्स वर्ड तो हम ध्यान रखेंगे जी, समझ में आया। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, चाहे मशीनरी खरीदी हो, चाहे बिल्डिंग, चाहे फर्नीचर खरीदा हो, चाहे लैंड हो, या फिर क्या हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, कोई सी भी फिक्स एसेट्स आपने खरीदी, आपकी जेब से पैसा गया। जो ब्रैकेट होता है मेरे दोस्तों, ये ब्रैकेट किसके लिए है, ब्रैकेट इज यूज्ड फॉर माइनस। ब्रैकेट किस चीज के लिए मेरे दोस्तों, माइनस के लिए, यानी कि पैसा गया। समझ में आई बात या नहीं है। पैसा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अब सर मशीनरी खरीदी या मशीनरी बेचोगे तो पैसा आया। रेंट रिसीव, रेंट मिलना, क्योंकि बिल्डिंग थी इसलिए रेंट मिला है, तो क्या है, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट मिलना, क्यों मिल रहा है इंटरेस्ट, बताओ, क्योंकि डिबेंचर परचेज किए होंगे, जवाब दो यार, तो इसीलिए ये बन रहा है। या फिर क्योंकि लोन दिया होगा, जवाब दो। और लोन देना कौन सी एक्टिविटी है, लोन एडवांस, लोन दिया है हमने, किसी को लोन दिया है तो लोन देना, पैसा गया। समझ आया, अरे जवाब दो मेरे दोस्तों, कितनी आसान सी। शेयर या डिबेंचर परचेज, आपके स्कूल में बच्चे रट्टा लगा के बैठे होंगे कि शेयर या डिबेंचर आ गया तो कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। आप रट्टा नहीं लगाओगे, आप कहोगे ऐसे क्या है इन्वेस्टिंग, आप कहोगे शेयर या डिबेंचर के साथ करा क्या है, ये बताओ। अगर हमने परचेज किया है, इट सिंपली मींस वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, हमारे पास पैसा खूब है, जवाब दो। बट अगर हमने इशू किया है, हमारी पोजीशन ऐसे है, तो वो फाइनेंसिंग बनेगा। तो शेयर डिबेंचर परचेज करना, पैसा गया, तो कौन सी एक्टिविटी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और डिविडेंड रिसीव, व्हाई वी आर रिसीविंग डिविडेंड, डिविडेंड क्यों मिल रहा है बच्चों, बताओ। समझ में आ गई, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट शेयर परचेज कर रहे होंगे। कैपिटल गेन टैक्स, देखो व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स। जैसे मेरे पास बिल्डिंग थी, बिल्डिंग 10 लाख की थी, 10 लाख की बिल्डिंग को मैंने 12 लाख में बेचा, तो जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ वो मेरा कैपिटल गेन है। वो क्या है, कैपिटल गेन। किसी कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अब उसको प्रॉफिट को बेच के हमें टैक्स देना पड़ा है गवर्नमेंट को, तो टैक्स साफ साफ पता चल रहा है, टैक्स साफ साफ पता चल रहा है कि कैपिटल गेन पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, इन्वेस्टिंग। लेकिन जब टैक्स का पता नहीं चलता तो हम मानकर चलते हैं टैक्स प्रॉफिट पर पे कर रहे हैं, और जब प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हैं तो प्रॉफिट मेनली कहां से होता है, ऑपरेशन से, तो वो फिर ऑपरेटिंग बन जाता है। तो मेरे दोस्तों बड़ी बच्चों वाली चीज है, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी, बोलो हाँ या ना। अब इसमें हम फ्लो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। एक बार जल्दी से फाइनेंसिंग भी समझा दो सर, मजा आ जाए, दिल खुश हो जाए। बिल्कुल बच्चों, तो लगे हाथ पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी कवर कर लेते हैं, कर ले या नहीं कर ले, जल्दी बताओ। सर जी एक बार बताओ, अभी देखना जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है। सर जी सिंपल है, हाथ ऐसे है, तो बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या बताई थी। तो आपसे पूछे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, तो आप बता समझाने के लिए बता सकते हो, बाकी टेक्निकल वर्ड में ये बोल सकते हो, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो चेंज इन साइज ऑफ कैपिटल कंपोजिशन, जो किसके अंदर चेंज लेकर आए, कैपिटल, यानी कि जो डेट्स के अंदर चेंज लेकर आए किसी भी बिजनेस की, या फिर इक्विटी के अंदर, या फिर किसके अंदर लेकर चेंज लेगा, डेट, डेट का मतलब होगा लोन। समझ में आई बात या नहीं। तो और मेरे दोस्तों सोर्स वर्ड को तो छोड़ना ही मत, सोर्स वर्ड को तो छोड़ना ही मत। समझ में आई बात या नहीं, जल्दी बताओ। बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, सभी बच्चों वाली चीज है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर इशू करने से जो पैसा आ रहा है, बोलो हाँ या ना। इशू ऑफ शेयर, सर ये प्रोसीड्स वर्ड क्यों यूज कर दिया, इधर देखो मेरे दोस्तों, व्हाई वी आर यूजिंग प्रोसीड्स वर्ड। अरे मेरे दोस्तों, शेयर या डिबेंचर्स, शेयर कैन बी इशूड एट पार, शेयर कैन आल्सो बी इशूड एट प्रीमियम। अब 100 रुपए का शेयर अगर मैंने 102 पे इशू करा तो पैसे कितने आए, 102, तो 102 बनेंगे ना कैश का फ्लो। भाई शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग चीज तो है नहीं, वो भी तो शेयर्स की वजह से आए हैं, बोलो हाँ है ना। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमें ये देखना है शेयर्स इशू करने से कितना पैसा आ रहा है, जवाब दो बेटा। तो अगर प्रीमियम पर कोई चीज इशू हो रही है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे, अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं
तो एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट का तो पैसा मिलता नहीं है। नहीं आई बात समझ? 100 का डिबेंचर 90 में इशू होगा तो आएंगे कितने रुपए? 90। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों वाली चीज है, बस ये आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी ऐसे ही समझो कि एक टेबल है और उस टेबल पे हजारों पर्चियां पड़ी है और उस पर्ची पे नाम लिखा है लोन रिसीव, लोन रेज, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव। आई बात समझ? और आपको 3 डब्बे दे रखे हैं। कितने डब्बे दे रखे हैं? 3। और आपको बोला जा रहा है कि इन पर्चियों को उनके उनके जो सही डब्बा है उसमें डाल दो। तो डाल दोगे या नहीं डाल दोगे? अब मैंने आपको बता दिया कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है। ये आपको समझ में आ गई तो आप मान लीजिए चैप्टर 50% हो गया। और मैं आपको मजे मजे में बताऊं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो आज ही मैंने खत्म करा दिया, बस खाली क्वेश्चंस कराने बाकी है। तो चैप्टर हमारे हाथ में होता है कैसे करना है। प्रोसीड्स, लोन, लोन लेना, लोन रिसीव की जगह अगर हम वर्ड यूज करते हैं लोन रेज तो ज्यादा बढ़िया है। लोन लेना ये एक अच्छा मैसेज देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो चाहे कैश के कोई भी लोन हो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। सर जी डिबेंचर्स इशू करे हैं तो डिबेंचर इशू करना भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंस। समझ आ गया नहीं? आपने एक चीज देखी होगी, मैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपका माइंड वो चीजें क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। समझ में आई बात या नहीं है? अरे जवाब दो। इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 100 का डिबेंचर अगर आपने 102 में इशू करा है तो 102 रुपए कैश का फ्लो है। और अगर 100 का डिबेंचर आपने 90 में इशू करा है, बोलो मेरे दोस्तों, तो कैश का फ्लो कितना है? 90। और सर क्या हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पैसे भी जाएंगे? बिल्कुल। सोर्स वर्ड को तो छोड़ना मत इस चैप्टर में। तो बेटा सोर्स ही तो आपको सब कुछ बताएगा। अब बताओ, लोन लिया, फाइनेंसिंग, लोन की पेमेंट करेंगे, वो भी फाइनेंसिंग। समझ में आई बात ये नहीं? शेयर इशू करें, फाइनेंसिंग, शेयर को बाय बैक करेंगे, फाइनेंसिंग। देखो प्रेफरेंस शेयर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिडम्पशन, और इक्विटी शेयर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बाय बैक। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पैसा गया ये ब्रैकेट में है। जवाब दो बच्चों। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का पैसा दिया। पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, बोलो बेटा। रीपेमेंट ऑफ लोन की रीपेमेंट। इंटरिम डिविडेंड, हमने डिविडेंड पे करा है। 2 तरीके का डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है और एक प्रपोज डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड जो इसी साल में डिक्लेयर हुआ, इसी साल में पे हुआ, जिसके लिए हमें शेयर होल्डर से कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। एक होता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज वर्ड आपने पहले सुना होगा बचपन में। लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, हेलो हाँ जी आप मेरी फ्रेंड बनोगे? हाँ जी। अब एक बार बताओ, तो यहाँ पर एक प्रपोजल हुआ है। अब बात आ रही है कि लड़की एक्सेप्टेंस देगी या नहीं देगी। अब ये डिपेंड करता है कि लड़का की नेचर क्या है क्या नहीं है। समझ में आई बात या नहीं? तो प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होती है, तो वही है ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग में डिसाइड करा, मान लीजिए हम 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमने मीटिंग में डिसाइड करा हम इस साल 10% का डिविडेंड देंगे। कितना डिविडेंड देंगे? 10%। लेकिन वो फाइनल नहीं है। फाइनल कब होगा? जब शेयर होल्डर की एजीएम होगी, और एजीएम कब होगी? 30 सितंबर तो होगी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद। जैसे शेयर होल्डर अप्रूवल दे देंगे देन इट बिकम्स फाइनल डिविडेंड। तो वो क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे करेंगे। समझ में आई बात या नहीं? अब देखो आपकी बुक में जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो 31 मार्च 22 के आएंगे। इधर देखना सारे बच्चे, तो 1 अप्रैल 21। तो जो इस साल डिविडेंड प्रपोज हुआ है उसको तो भूल जाओ। तो ये तो होगा जो इस साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया है, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रपोज कहां पर हुआ है बताओ सारे बच्चे? बोर्ड मीटिंग में। जो डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में क्या करा है? डिविडेंड को प्रपोज किया। और ये वाली मीटिंग कब होगी? एजीएम कब होगी? एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? ये 30 सितंबर 2022। बोलो हाँ है ना? या इसके बाद ही होती है बेसिकली। तो यहाँ पर एजीएम हो रही है तो यहाँ पर फाइनल बनेगा, और हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ बना रहे हैं। तो ये करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, इसका कुछ नहीं करते। ये हमारे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह करना होता है, इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से कोई कैश का फ्लो नहीं हो रहा है। समझ में आई बात ये नहीं? लेकिन एक बात बताओ, वो डिविडेंड जो पिछले साल प्रपोज किया गया है, वो डिविडेंड जो 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21, जवाब दो भाई। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई डिविडेंड क्या करा था? प्रपोज किया था। तो मेरे दोस्तों ये वाला जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, क्या वो इस बार मीटिंग में फाइनल नहीं हुआ होगा? यहाँ पर 30 सितंबर 21, बोलो हाँ है ना?
तो यहाँ पर वो फाइनल हो गया। फाइनल कौन करते हैं? शेयर होल्डर। घर पे जाके एक बार गुरु मूवी का थोड़ा सा वो देख लेना, पता चल जाएगा कि एजीएम या कोई भी एजीएम की कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप देख लेना, छोटी सी, पता चल जाएगा। एजीएम में कुछ नहीं रहता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, अपने प्रपोजल्स लेकर आते हैं, जैसे ये वाला एक मुद्दा हो गया, और भी काफी सारे मैटर्स रहते हैं। उसके अलावा हम हमारी कंपनी ने ये ग्रोथ करी, हमारी कंपनी की ये प्लान्स है, अब हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सब बताते हैं। शेयर होल्डर से पूछा जाता है हम इस साल 10% का डिविडेंड दे रहे हैं, क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन? ध्यान से समझो। तो शेयर होल्डर चाहे तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिसाइड किया है 10% का, इसकी रेट को कम कर सकते हैं, बट वो बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर शेयर होल्डर ने मना कर दिया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड पे नहीं करे। समझ में आया नहीं है? तो अब लड़के ने लड़की को प्रपोज किया तो प्रपोज फाइनल नहीं है जब तक लड़की अपनी क्या ना दे दे, एक्सेप्टेंस है। तो उसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया, किसको प्रपोज किया? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल आनी जरूर, जैसे अप्रूवल है तो वो फाइनल करता है, और फाइनल डिविडेंड की वजह से ही कैश का क्या होता है? फ्लो होता है। और हमारे लिए चैप्टर में जरूरत क्या है? कैश का, जिससे कैश का फ्लो हुआ है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसकी वजह से हमारे पास पैसा जाता है, तो इसलिए वो कौन सी एक्टिविटी बनेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आगे बात समझ नहीं आई? बातों मैंने प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट भी समझा दिया। तो इंटरिम डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। तो लिखा है नो अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर, सारी बातें नोट्स में मैंने लिखवा रखी है, नो अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर। तो ये देखो प्रपोज करंट ईयर में डिक्लेयर, करंट ईयर में पेड, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो फाइनल डिविडेंड जो पे करा, और ये वाला कौन सा होगा? ये मैंने चार्ट से समझाया, कौन सा होगा? जो पिछले साल क्या हुआ था? प्रपोज हुआ था। तो साफ साफ लिखा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जवाब दो बच्चों। सर बिल्कुल क्लियर है, इंटरेस्ट पेड तो बच्चों वाली चीज, जो आप कह रहे थे ना सर यही तो आता है, मुझे इंटरेस्ट पेड निकाल देंगे और माइनस कर देंगे, वही तो होता है डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना। अब निकलता कैसे, क्वेश्चंस कैसे, वो मैं समझाऊंगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मुझे लगता है आप सभी बच्चों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो हाँ या ना? मजा आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ। सर जी बिल्कुल क्लियर हो गई है बातें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी क्लियर हो चुका है, एंड एज वेल एज कैश फ्लो, सॉरी ऑपरेटिंग तो आपने नहीं समझाया, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बताओ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों? चलो सर एक बार प्लीज कुछ क्वेश्चन बताइए ना, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे। हम कुछ किताब का भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस, आप अपनी बुक निकाल लीजिए बच्चों। मैं बुक यूज कर रहा हूँ टीएस ग्रेवाल, ये मेरे पास पुराना एडिशन है, आप लोग देख सकते हो प्लीज। ठीक है बच्चों? ये बुक का सारा जो क्रेडिट है टीएस ग्रेवाल जी को जाता है, बाकी हम जो बुक यूज करते हैं सो दैट कि बच्चों के पास, ज्यादातर बच्चों के पास ये वाली बुक है, इसलिए हमने पीडीएफ रखी हुई है। चलो जी सर, तो सर जी एक बात बताओ, जो किताब में लिखा है क्या वही है या अपनी तरफ से समझाते रहते? अरे सर जी कैसी बात कर दी तुमने, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड अंडर रिपोर्ट। सर जी यही तो सब लिखवाया आपने, बोलो मेरे दोस्तों। और देखो सर क्या पूरी किताब रट के बैठे हो? अरे भाई साहब मेहनत करते हैं। इधर देखो, ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बताओ ये सारी बातें लिखी है बुक में या नहीं लिखी है? अरे जवाब दे दिया करो यार। ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर इनफ्लो, वेयरएज ट्रांजैक्शन दैट डिक्रीज, और उसको हम क्या बोलेंगे? कैश एंड कैश, उसको कैश आउटफ्लो। सर जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ये आ गया। अनलेस अदरवाइज, इस बात को ध्यान रखना, अनलेस अदरवाइज करंट इन्वेस्टमेंट जब तक क्वेश्चन ना बोले उसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट का ये क्वेश्चन रहता है सर इसको करंट एसेट्स माने या मार्केटेबल मानकर चलोगे, तो इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लेंगे। तो बच्चे बताइए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करेगा? 3। तो आपसे वाइवा में ये भी पूछ सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? 3 रिवाइज्ड है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में आईसीआई इशू करता है, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इशू। डायरेक्ट मेथड, ओहो डायरेक्ट मेथड नॉट इन सिलेबस, डायरेक्ट मेथड नॉट इन सिलेबस, इनडायरेक्ट मेथड। तो मेरे दोस्तों बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए तो मेथड होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बोलो हाँ या ना? ऑपरेटिंग के लिए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, बाकी फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जवाब दो। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में तो कौन सा मेथड होता है? खाली डायरेक्ट ही होता है, इसमें तो इनडायरेक्ट मेथड नाम की चीज है ही नहीं।
तो सिलेबस में हो या ना, हम तो करेंगे डिस्कस, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो हमेशा डायरेक्ट से ही निकलता है। जवाब दो। यस सर। और कहता है जी 3 एक्टिविटी में निकाल लेना जी कैश फ्लो को, एक ऑपरेटिंग में, एक इन्वेस्टिंग में। अरे सर जी क्या बात है जी, क्या बात है, तो आपने सब कुछ समझा दिया हमने। सर जी इस ऑब्जेक्टिव को आप बाद में पढ़ लेना, या फिर हम पढ़ेंगे एंड में, क्योंकि पहले थोड़ा बेसिक, पहले फाउंडेशन बना ले, क्वेश्चन कर ले, ये तो बच्चों वाली चीज हो जाती है। अभी क्या थ्योरी व्योरी पढ़ते रहेंगे, लिमिटेशन छोड़ो, घर पे लिखने का मन करता है आपको, ये जरूर लिख लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैश की डेफिनेशन क्या है, वैसे मैंने समझाया। कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स? जब मर्जी जाओ बैंक से पैसा निकाल लो। और कैश इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन देख लीजिए, यही वाली सारी डेफिनेशन समझाई थी मैंने। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स that are readily convertible into non amount of cash which are subject to insignificant risk of change in value, यानी जिसकी वैल्यू में ऐसा कोई फालतू चीज नहीं आना। समझ में आ गई बात? यानी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 3 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे मेरे दोस्तों प्यार से हम क्या नाम दे देंगे? कैश इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? तो एग्जांपल जी आपसे पूछ सकता है भाई वाइवा में कि भाई भैया ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? तो कैश इक्विवेलेंट्स के एग्जांपल है करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट इशू करती है कमर्शियल पेपर, आपने बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा होगा, ये भी गवर्नमेंट इशू प्रेफरेंस शेयर है। अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर रिडीम हो जाए, या फिर जिनकी वैल्यू में चेंज होने के ज्यादा चांसेस ना हो, ज्यादा रिस्क ना हो, तो ये सब आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आएगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट। बोलो बच्चों, ये सब ध्यान रखना। मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। मैं कहूंगा आप इसको एक बार जरूर प्लीज कॉपी कर लेना, क्योंकि आप एक बार लिखोगे तो आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी। जवाब दीजिए बच्चों। तो मेरे दोस्तों कैश का फ्लो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया, बट कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है, एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर मूवमेंट होता है कैश से कैश इक्विवेलेंट्स में, कैश से कैश इक्विवेलेंट्स में, या फिर कैश इक्विवेलेंट से कैश में, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना कोई फ्लो नहीं होगा। जैसे कि आपने बैंक से पैसा निकाला, अबे भाई बैंक से निकाला कैश में आ गया, तो एक कैश इक्विवेलेंट कैश बन गया, या कैश क्या बन गया? कैश इक्विवेलेंट, तो कोई फ्लो नहीं होगा। कैश आपने बैंक में जमा कराया, इसकी वजह से कोई कैश का फ्लो नहीं होगा। आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या थी? कैश इक्विवेलेंट्स। अब उसको आपने सेल कर दिया कैश। जवाब दो यार। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सब बच्चों को समझाया मैंने, बोलो हाँ या ना। तो ये रिवीजन भी हो रही है और तसल्ली भी हो रही है कि सर जो पढ़ाते हैं बिल्कुल सही पढ़ाते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, अरे बोलो हाँ या ना। एंड अदर एक्टिविटीज, सब कुछ तो ये लिखवा रखा आपने, दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बताओ ये सब था नोट्स में या नहीं था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है? डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स को मैंने क्या बोल दिया था प्यार से? फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जवाब दो बच्चों। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताओ, देखो सर सेम टू सेम वर्ड्स मिलेंगे, दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरिंग। बताओ मैंने भी यही बोला था या नहीं? डेट्स प्लस इक्विटी। सर जी मजा आ गया, सर जी दिल खुश हो गया जी, मजा आ गया सर। तो मेरे दोस्तों अभी हम देखते हैं वीडियो कितनी लंबी हो गई है। जी सर वीडियो 23 मिनट की हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्वेश्चंस कराएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों को इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस मिलती रहेंगी एंड आपके पास बढ़िया कंटेंट आता रहेगा। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, कुछ ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, बट फिर भी अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए होगा तो मेरे से पर्सनली बात कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।